नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए जीके की मैराथन नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। देखिए मैराथन 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं तो है सुरकोटदा। देखिए सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे। अगर बात की जाए सुरकोटदा की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो अगर सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात में कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है ये। और ये कहाँ पर है, भारत के गुजरात में स्थित है। यहाँ से एक तो मिला था घोड़े के अवशेष और इसके अलावा जहाँ से मिला था वो मिला था कलश समाधान। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऑप्शन में यहाँ पर जो कालीबंगन दिया है वो कहाँ पर है। अगर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगर कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन का अर्थ क्या है, एक बार परीक्षा में ये भी पूछा गया था। तो कालीबंगन का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी के किनारे है, तो अगर कालीबंगन की बात करें तो ये घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए कालीबंगन से हमें क्या क्या मिला था, तो कालीबंगन से हमें जो है वो हल से जुते हुए खेत के निशान मिले थे, एक अलंकृत ईंट मिली थी, और फेमस यहाँ से जो चूड़ियाँ जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी, कालीबंगन से मिली थी। अच्छा, ये बात भी आपको पता चल गई। क्वेश्चन पूछने वाला लोथल भी पूछ सकता है कि लोथल कहाँ पर है और लोथल से हमें क्या मिला था। तो अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात में है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है वो आपकी भोगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे, और ये भारत के अहमदाबाद के गुजरात में है। लोथल से जो हमें मिला है वो आपका गोदीबाड़ा, हाथी के दांत, और यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंदरगाह कहाँ से मिला है। तो बंदरगाह की बात करते हो तो बंदरगाह हमें जो है वो लोथल से मिला है। अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स किसी भी स्ट्रीम के ले सकते हो। चाहे आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी यहाँ पे हम हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रोपड़ की बात करें तो ये जो है वो, देखिए अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अगर रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और वर्तमान में रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, रोपड़ से हमें क्या मिला, तो रोपड़ से हमें मनुष्य के साथ या मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, और तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है वो भी हमें रोपड़ से मिली है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा खोजा गया जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है। तो अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी। और मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो अगर मोहनजोदड़ो की बात करें या मोहनजोदाड़ो, ये जो है ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो मोहनजोदड़ो है ये जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में, ये मैं आपको बता चुका हूँ किस नदी के किनारे ये नहीं बताया था, तो ये जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप ये पूरी मैराथन जरूर देखिएगा। मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज से आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसी प्रकार चनूदड़ो कहाँ पर है सर, अगर चनूदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा कहाँ है सर, तो धोलावीरा जो है ये गुजरात में है। यहाँ से हमें स्टेडियम मिला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से स्टेडियम तक मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही है ये चीज़ें आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चतुर्थ महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। अगर बात की जाए चतुर्थ महासभा की, तो चतुर्थ महासभा का जो आयोजन है वो हुआ था आपका कुंडलवन कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी महासभा का आयोजन होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और 483 ईसा पूर्व में, 400 याद रखना है, ये जो महासभा है चौथी महासभा वो कब हुई थी, तो ये कश्मीर के कुंडलवन में। पहले तो आपको ये याद रखना है, तो कुंडलवन कश्मीर में ये जो है वो
चौथी महासंगति होती है, चौथी बौद्ध महासभा होती है, किसके शासनकाल में होती है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, तो याद रखना है ये वसुमित्र या कनिष्क, याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में ये होती है और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ये होती है। ये भी पूछा गया है एक बार, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वसुमित्र, तो ये आपको याद रखना है, वसुमित्र और अशोक। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजगीर में। कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु, याद रखना है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी और पहली संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार दूसरी संगीति बोले तो ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और याद रखना ये संगीति कहाँ पे होती है? तो ये संगीति जो है वो वैशाली में होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक थे। शासनकाल जो था वो कालाशोक का था और जो अध्यक्ष थे वो थे सभाकमी। तो याद रखना है दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल के समय अध्यक्षता की थी सभाकमी ने। और अगर बात की जाए तीसरी बौद्ध संगीति की, तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरी जो बौद्धों की संगीति हुई वो पाटलिपुत्रम में। किसके शासनकाल के समय? तो याद रखना अशोक के शासनकाल के समय हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र तीसरे। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट हाउस ऑफ एशिया जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर बात करें दीन ए इलाही की, तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा की जाती है। अकबर ने जो है वो दीन ए इलाही की स्थापना की, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दीन इलाही को इसने कब यहाँ पर जो है बनाया? तो दीन इलाही की जो स्थापना है वो 1582 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, जिसका जो अर्थ था वो था ईश्वर का धर्म। ये सभी धर्मों के लिए समान बनाया गया था दीन इलाही, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसी प्रकार अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण करवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने 1571 में करवाया, ये भी आपको याद रखना है। अकबर का जो टाइम पीरियड था ये भी एक बार टेट में पूछा गया है। तो 1556 से 1605 तक जो है वो अकबर का टाइम पीरियड था, इस बात को आपने याद रखना। और अकबर की जो मृत्यु होती है वो 27 अक्टूबर 1605 को होती है। और अकबर के बाद जो है वो शासनकाल कौन करते हैं? जहांगीर करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अकबर की, तो अकबर जो है वो ऐसे मुगल बादशाह थे जो कि अनपढ़ थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे मुगल बादशाह जो अनपढ़ थे तो वो अकबर थे। अकबर के द्वारा यहाँ पर 3 चीज़ों पर रोक लगाई गई थी, जिसका मैंने ट्रिक बना रखा है दातीज। अब दातीज क्या है? दातीज से बोलेंगे, पहले बोलेंगे दास प्रथा का अंत, टेट में आपको आसानी से याद आ जाएगा। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में, तो दास प्रथा का अंत 1562। ती से बोलेंगे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति बोलेंगे 1563। और फिर बोलेंगे जजिया कर, जौ से बोलेंगे जजिया कर की समाप्ति, तो जजिया कर की समाप्ति 1564। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 62 में दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर बात की जाए आपकी कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न भी रहा करते, तो इनके नवरत्नों में आता है आपका अबुल फजल था, फेजी था। फेजी जो है एक फेमस जो है वो फारसी कविताएं लिखा करता था। तानसेन जो कि एक संगीतकार और गायक था। बीरबल था और राजा टोडरमल था जो कि वित्त मंत्री था, किसका? अकबर का। राजा मानसिंह था, अब्दुल रहीम खाना था, हकीम हुमाम था और मुल्ला दो प्याजा था। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, अबुल फजल, फेजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से याद आ जाएगा। भारत में मुगल सल्तनत की जो नींव है वो पानीपत के पहले युद्ध के बाद 1526 में कौन रखता है? बाबर के द्वारा रखी गई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षाओं में सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद रखें। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु
1930 में हुई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हम हर दिन यूट्यूब पे 4 बजे ठीक जो है लाइव आ रहे हैं। अगर आप हमारी आज की लाइव क्लास आपने मिस की है 26 मई की, तो इसको आप ज़रूर देखें। तो हर दिन आपको इंग्लिश और जीके की 2 घंटा की डेली मैराथन यहाँ पे लाइव हो रही है। तो आप यहाँ पर ज़रूर जुड़ सकते हैं इस लाइव मैराथन से। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, जहाँ पे टॉपिक वाइज बहुत डिटेल से एक दिन में 4 से 5 टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश है चाहे जीके है। तो ये आपके लिए ये मैराथन मैं आपको गारंटेड विद श्योरिटी बताता हूँ कि 55 से 60 नंबर आपके टेट परीक्षाओं में टीजीटी आर्ट्स में पक्के कराने वाले, और जेबीटी और अन्य टेट परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जीके सेशन रहने वाला है। तो आप हर दिन शाम 4 बजे इसको जरूर लाइव ज्वाइन करेंगे। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गद्दर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। इनके साथ साथ लाला हरदयाल के साथ साथ सोहन सिंह भाकना भी थे। अच्छा, कब गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913। पहले तो आपको यही याद रखना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो बोलेंगे 15 जुलाई 1913 को गद्दर पार्टी की स्थापना होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गद्दर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को तो हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। तो याद रखना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है वो स्थापना हुई थी गद्दर पार्टी की। ये भी आपको याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को शहर में एक एस्टोरिया में हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को शहर के एस्टोरिया में जो है गद्दर पार्टी की स्थापना होती है 15 जुलाई 1913 को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन आता है कि जो मंडी षड्यंत्र है उसमें किसका हाथ है? तो मंडी षड्यंत्र में जो हाथ था वो था गद्दर पार्टी का। तो मंडी षड्यंत्र में किसका हाथ था? तो मंडी षड्यंत्र में जो है वो गद्दर पार्टी का हाथ था। देखो, ज़्यादा डिटेल से मैराथन की बात हो रही है, क्वेश्चन हमको बहुत कवर करने हैं, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में भी पढ़ना है, लेकिन एक लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा नहीं यहाँ पे पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोरा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रैंडम पूछा जाता है। तो मोरा नस्ल जो है वो किससे है? भैंस से जुड़ी हुई है। अगर मुरा की बात करूँ तो ये भैंस से जुड़ी है। मुरा के अलावा अगले बार आपसे सुरती पूछा जा सकता है कि सुरती नस्ल किसकी है? तो सुरती भी भैंस की है आपका। इसके अलावा भैंस की, इसके अलावा जो है वो मारवाड़ी तो नहीं, जाफराबादी जो जाफराबादी भी एक भैंस की नस्ल है आपकी। महसाना, बदावरी हो गया, एक गोदावरी हो गया। देखो, बदावरी व गोदावरी ये दोनों के दोनों किसकी है? ये भी आपकी भैंस की है। नागपुरी है, संबलपुरी है। तो ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। तो आपको सारी की सारी याद रखनी है। जाफराबादी, महसाना, बदावरी, गोदावरी, मुर्रा और सुरती और नागपुरी और संबलपुरी, ये सारी की सारी भैंस की, बुफेलो की आपकी क्या है? फसलें, आपकी नस्लें हैं। उसी प्रकार अगर बात करूँ, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा हो जाता है कभी। अच्छा, बात करें अगर अब भेड़ यहाँ पे दिया है, भेड़ की नस्लें बहुत ज़्यादा है। भेड़ की जैसे कि मारवाड़ी में बोल रहा था, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? बहुत बार पूछा गया है टेट में। भेड़ की है। मारवाड़ी हो गया, दक्कनी हो गया, दक्कनी भी जो है वो भेड़ की फसल है। दक्कनी के अलावा आपका चोकला जो चोकला एक जो है प्रसिद्ध नस्ल है भेड़ की, जो कि ऊन के लिए फेमस है। उसी प्रकार आपका लोही हो गया, लोही के अलावा नली हो गया, आपकी पाटनवाड़ी हो गया। तो पाटनवाड़ी, लोही और नली, ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं? ये आपकी भेड़ की है। एक बार पूछा गया था भारत मैरिनो किसकी फसल है? तो भारत मैरिनो जो है ये भी भेड़ की फसल है। आपका एक ब्लैक बेली, अमेरिकन ब्लैक बेली, तो ये भी एक प्रकार की भेड़ की ही नस्ल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर मैरिनो है, मैरिनो भी इसको बहुत नाम दिया जाता है। पुंगल इसको कहा जाता है भेड़ को, भारत मैरिनो, पुंगल, हैम्पशायर, तो ये सारे नाम भेड़ के। आप सोच रहे होंगे सर कैसे नाम बता रहे? मैराथन का फायदा तब है जब आप एक्स्ट्रा चीज़ों को, नई चीज़ों को यहाँ पर सीख रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, इस गैस का रिसाव होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव होता है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? क्योंकि अगले बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 को होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होती है, और यहाँ पर हजारों लोग मारे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था उस फैक्ट्री का? तो उस फैक्ट्री का नाम था कीटनाशक फैक्ट्री थी। और इस फैक्ट्री में जो है वो
तो यूनाइन जो यूनियन कार्बाइड जो कॉरपोरेशन फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में क्या होता है, इस फैक्ट्री में जो है एक गैस का रिसाव होता है जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जब रिसाव होता तो हजारों लोग उस समय यहाँ पर मारे जाते, और ये घटना जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 की रात की हुई थी। अगला क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, जो भारत में जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। देखिए, भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और इन दोनों को जो बुलाने का काम करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। तो अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, किस अनुच्छेद में भारत के जॉइंट सेशन के बारे में बात की गई है, तो जॉइंट सेशन बोले तो संयुक्त अधिवेशन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 108 जॉइंट सेशन की, जॉइंट संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया जो भारत का राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कौन है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में कौन है, तो याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। बात करो इनकी किस जनजाति से आती है, तो संथाल ट्राइब से आती, गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं एक एक बात को डंके की चोट पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो है जगदीप धनखड़। कौन है भैया, जगदीप धनखड़। गलती करेंगे तो नंबर आपके जो है वो नहीं बनेंगे। उसी प्रकार स्पीकर ऑफ लोकसभा आपको पता होना चाहिए, ओम बिरला जी है। कौन है जी, ओम बिरला जी है। और अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चे को पता है, लगातार भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो दूसरे व्यक्ति भारत के जो तीसरे बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बने हैं तो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सुबह ही बता चुका हूँ, ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें जितने अच्छे से समझोगे उतने बेहतर से बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, जो ए लैंडमास बाउंड्री डे सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज आइलैंड। देखिए भैया, सॉरी पेनिनसुला, तो पेनिनसुलर, तो भैया जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप, पेनिनसुलर कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन डी आंख बंद करके लगा देना जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, तो गलती नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे कि सर 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन अगले बार ये भी पूछ सकता है कि चारों ओर से पानी से घिरी भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसको द्वीप कहा जाता है। तो चारों ओर से पानी से घिरी भूमि को क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। अब आप कहेंगे तट क्या होता है सर, तट के बारे में क्या आप तट के बारे में नहीं बताओगे, तो तट जो होता है, कोस्ट जो होता है, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ भूमि समुद्र या महासागर या किसी झील से मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि भूमि समुद्र या महासागर या झील से जब भूमि लगती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। अब एक नाम स्थल डमरू मध्य, भैया ये क्या होता है, इस्तुमस क्या होता है, मतलब इस्तमस होता क्या है, तो एक संकरी भूमि पट्टी है जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है और उन्हें पानी से अलग करती है। तो 2 बड़े भूमि के भूभागों को जोड़ती है और उन्हें पानी से अलग करती है, जो कि एक पुल की तरह, भूमि पुल की तरह है, ठीक है, और जो कि 2 क्षेत्रों को जोड़ती है, तो ये आपको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इस्तुमा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 को शुरू हुआ था। आप सर एग्जिट बताइए कि एग्जिट कब हुआ, तो एग्जिट जो हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी जो है वो ये अधिवेशन जो है ये कांग्रेस का जो आपका 1942 का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे 7 अगस्त 1942 को, वहीं से ये शुरू होता है। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ
कौन सा जो है वो यहाँ पर जो है वो ये चलाया, तो ये चलाया तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो क्या 9 अगस्त की सुबह यहाँ पर ऑपरेशन जीरो चलाया गया। और ऑपरेशन जीरो की बात करूँ, और याद रखना जो ऑपरेशन जीरो चलाया वो 9 अगस्त को चलाया, और जब ऑपरेशन जीरो चलाया तो इसके तहत गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ डाला गया, अंग्रेज़ों ने इनको डाला आगा खां पैलेस में। तो याद रखना है कि गांधी जी को जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो कहाँ डाला, आगा खां पैलेस में डाला। इनके साथ जवाहरलाल नेहरू, आपके गोविंद जो बल्लभ पंत है, पट्टाभी सीतारमैया जी है, इन सब को जो है वो कहाँ डाला, सरदार वल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ, और इन सभी को कहाँ डाल दिया भाई, अहमदाबाद जेल में डाल दिया। अच्छा, अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था और उस नारे का नाम था करो या मरो। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो गलती नहीं करेंगे, क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत आता है। और ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो पाकिस्तान की मांग जो है वो कब की गई थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, इस लीग में मोहम्मद अली जिन्ना, तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। तो अलग पाकिस्तान की मांग किसने की, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अगस्त प्रस्ताव के बारे में आपको बताऊं तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है भैया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। अच्छा, बात करें प्लासी के युद्ध की, तो भैया प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा जाता है पता होना चाहिए। एग्जिट बताऊं तो वैसे तो आपका प्लासी के युद्ध 1757 को लड़ा गया। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला, याद रखना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा जाता है। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जो है जीत होती है और भैया अंग्रेज अपना वर्चस्व आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर 1764 में क्या हुआ था, 1764 में हुआ था आपका, याद रखना है 1774 की बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो किसकी विजय होती है, याद रखनी है, तो हेक्टर मुनरो की विजय होती है और मीर कासिम वगैरह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इसके बाद एक हल्दी घाटी का युद्ध, सर हल्दी घाटी का युद्ध भी बता दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए वांडीवाश जिस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार होती है, ये कब हुआ, तो वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में कब हुई थी भैया, 1761 में हुई। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बार चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। एक युद्ध रैंडम टेट में पूछा जाता है, रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध की बात करें तो रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 में। तो रुहेला का जो युद्ध हुआ था वो 1774 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन जितने ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखोगे उतने बेहतर तरीके से आपके माइंड में बैठने वाले, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखिएगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो आर्य समाज की स्थापना बहुत बार अपने सीरीज में, बहुत बार अपने टॉपिक्स में बता चुका हूँ, अपनी मैराथॉन्स में, और अपनी मैराथन नंबर 1 या 2 अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार मैराथन 1 और मैराथन 2 मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैराथन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप मैराथन को जरूर देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन रहने वाली है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, ये तो आप जान गए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना कब की, तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 को की जाती है। अच्छा, ये भी गुरुजी पता चल गया। अच्छा, कहाँ पर की, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो मुंबई में, कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका ब्रह्मा समाज बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किसने की, राजा राम मोहन राय। किसने की थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अलावा ब्रह्मा समाज की तो इन्होंने की। इसके अलावा इनके द्वारा आत्मीय सभा, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना भी बोले भैया
राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के अलावा सर और क्या बता दीजिए, तो आत्मीय सभा के अलावा इनके द्वारा जो की गई थी वो की गई थी वेदांत कॉलेज। आत्मीय सभा की 1815, और अगर बात करें वेदांत कॉलेज तो वेदांत कॉलेज की थी 1815। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक नाम यहाँ पे दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा जो किया गया था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो भारत के लिए जरूर किया होगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है वो कार्य किया गया था 1856 में। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए किसने जोर दिया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। ये क्वेश्चन दोनों याद रख लो, विधवा पुनर्विवाह बोले तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा बोले 1829 तो भैया कौन, राजा राम मोहन राय। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को याद रखोगे उतने बेहतर से बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें। अच्छा, इनकी सहायता किसने की, तो राजा राम मोहन राय की सहायता की थी आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब ने की। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें। देखिए, अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनको आधुनिक भारत का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है, राजा राम मोहन राय है। महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ते रहते हैं, तो आज थोड़ा सा स्किप करते हैं इनके बारे में, इनके कुछ नारे देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो फेमस नारे दिए गए, एक तो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो। दूसरा, जब इनको गोली लगी थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, हे राम, और इनको गोली लगाई थी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। और अगर बात करें किसकी, बात करें आपका एक नारा इनका था भारत छोड़ो, ये भी किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि बीटी कल्चर मीन्स, देखिए बीटी कल्चर मीन्स की बात करें तो बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूरों की खेती को। अब आपको कैसे याद रखने, तो बिटिया क्या खाती है, घर में जो बिटिया होती है वो अंगूर बहुत खाती है, इसीलिए अंगूर खाए बिटिया ने। तो जब भी वीटी कल्चर आएगा तो वीटी से बोलेंगे बिटिया, तो बीटी कल्चर की खेती को क्या बोला जाता है, बीटी कल्चर का जो अर्थ होता है वो अंगूर की खेती होती है। आप बोलेंगे कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो मत्स्य पालन के लिए एक मेरे पास यहाँ पर जो है वो क्या है, तो मछलियों के व्यापार का जो उत्पादन होता है उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। इसी प्रकार रेशम कीटों का जो अध्ययन होता है, तो रेशम कीटों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो रेशम कीटों का जो अध्ययन होता है या रेशम उत्पादन का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर तो रेशम कीट आएगा या फिर कीट पतंग का अध्ययन आएगा, ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको आया है खाली क्या, रेशम कीटों का अध्ययन, तो उसको अगर बोलेंगे रेशम उत्पादन का अध्ययन तो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। और अगर आएगा कीट पतंग का अध्ययन तो उसको बोलेंगे आपका कीट पतंग के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, फल फूल एवं सब्जियों की खेती, जो भैया फूलों की जो कृषि होती है, हम तो खाली फलों का अध्ययन, अगर तो भैया फलों के अध्ययन की बात करें तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। और अगर बात करेंगे फूलों की कृषि को तो वो कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपका जो न्यूरोलॉजी होता है वो क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को जो कहा जाता है वो न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका साइकोलॉजी क्या होता है, तो सबको पता है यार मनोविज्ञान का अध्ययन, और आप सभी को तो पता ही होगा कि मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेलियोलॉजी क्या होता है, तो सूर्य का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हेलियोलॉजी। क्या कहते हैं, हेलियोलॉजी। और जीव कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। अगले क्वेश्चन
की ओर बढ़ते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, देखिए सोलर एनर्जी भी एक नवीकरणीय संसाधन है। इसके अलावा आपका पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत ऊर्जा, ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। तो ये सभी के साथ आप जरूर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वो कौन से कारक है जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखिए, विच आर द 3 मेन फैक्टर्स डैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। देखिए, जो ऐसे कारण जहाँ से पॉपुलेशन में चेंज हो सकता है, तो वो है आपका बर्थ है, डेथ है और माइग्रेशन है। देखिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगर व्यक्ति प्रवास करेगा तो भी क्या है, पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जन्म ज़्यादा हो गया तो भी हो सकता है, आपका प्रवास हो गया तो इससे भी क्या है, हो सकता है। तो ये पॉपुलेशन के 3 मुख्य कारण, ऑप्शन बी के साथ आप जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो अब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब पहले नंबर पे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उगाई जाती है। भारत में जो गेहूं उगाया जाता है, पहले तो आपको रबी की और खरीफ की फसलें पता होनी चाहिए। अगर आपको रबी की और खरीफ की फसलें पता है तो आप कुछ भी पता कर सकते हो। अच्छा, गेहूं एक रबी की फसल है और रबी की जो फसलें हैं वो सर्दियों के मौसम में ही उगाई जाती है। बोले तो भैया आपके नवंबर दिसंबर में। तो गेहूँ जो है वो शीत ऋतु में, बोले भैया इन विंटर सेशन में जो है वो ग्रॉन जो है वो इनको उगाया जाता है, गेहूँ को उगाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ रबी की फसलों की, तो रबी की फसलों में क्या क्या आता है, तो रबी की फसलों में आपका, रबी की फसलों वो फसलें होती है जो सर्दियों में जो है जिनको बोया जाता है, मतलब कि अक्टूबर दिसंबर के बीच बोया जाता है। और रबी की जो फसलें होती हैं इनको काटा कब जाता है, अप्रैल और जून में। मतलब कि आजकल इनको काट दिया जा रहा है गेहूं को, इनकी कटाई भी हो गई है, इनको आज जो है वो गेहूं निकाल भी दिए जा रहे हैं। आजकल अब निकाल ही दिए होंगे, कम से कम अप्रैल का मन चला गया है, तो अब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 15 मई तक रहते हैं। 15 मई के बाद गेहूं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिनके ज़्यादा पक जाते हैं उनके फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मई, इसके बाद तो इनको रखते नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं गेहूँ की बात करता हूँ, गेहूँ एक रबी की फसल है। तो रबी की कौन कौन सी फसलें होती है, तो रबी की फसलों की बात करता हूँ तो रबी की में आता है गेहूँ, गेहूँ आ गया। गेहूँ के अलावा जौ भी एक रबी की फसल है, चना हो गया, पूछा गया है बहुत बार। सरसों, सरसों भी रबी की फसल है। सरसों के अलावा मटर, मटर भी रबी की फसल है। अलसी, अलसी भी रबी की फसल है। मसूर और राई, मसूर और राई, राई हो गया। तो ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। अब फिर दूसरी होती है खरीफ की फसल। भाई खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है, तो खरीफ की फसलों की बात करूँ, ये जून जुलाई में इनको बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। अच्छा, इसमें गुरुजी क्या क्या आता है, तो खरीफ की जो फसलें होती है इसमें चावल आते हैं, चावल के अलावा मक्का आता है, मक्का के अलावा आपका बाजरा, बाजरा आता है, बाजरा के अलावा रागी हो गया, आपका सोयाबीन, बहुत बार पूछा गया सोयाबीन, सोयाबीन कब होता है, तो सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। आपकी मूंगफली तो बहुत बार पूछी जाती है, मूंगफली कैसी फसल है, तो मूंगफली जो है एक खरीफ की फसल है। कपास, कपास भी जो है एक कैसी फसल है, जो है वो कैसी फसल है, ये भी एक खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल को मानसून या ऑटम क्रॉप्स भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास की सारी खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियाँ है, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो मैं बात कर, इसमें जो है वो 3 विषय दिए गए। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, उसमें 3 विषय दिए गए। अच्छा, ये 3 विषय कौन कौन से, तो एक है भाई संघ सूची, संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट जिसको बोलते हैं राज्य सूची, और तीसरी आपकी समवर्ती कंक्रीट लिस्ट, मतलब कि दोनों में जो आती है। अच्छा, अगर बात करता हूँ मैं संघ सूची की, तो संघ सूची के लिए जो कानून बनाएगी वो कौन बनाती है, सीधा क्वेश्चन आएगा, संघ सूची के लिए कानून बनाएगी केंद्र सरकार। और अगर बात करें आपकी राज्य सूची के लिए, तो राज्य सूची के लिए जो है वो राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। और हाँ, राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो कानून बना सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन, दोनों बना सकता है। तो समवर्ती सूची में आपका राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन राज्य में राज्य बनाएगा और संघ में केवल केंद्र कानून बनाएगा। अच्छा, संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, संघ सूची में कितने विषय, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब जो है वो 100 विषय हो चुके हैं। उसी प्रकार अगर बात करें राज्य सूची में, राज्य सूची में
पहले 66 विषय थे, लेकिन अब 67 हो चुके हैं। और उसी प्रकार अगर बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हो चुके हैं। तो ये विषय भी पूछे जा सकते हैं। संघ सूची में क्या क्या आता है? तो संघ सूची में आपका जैसे कि रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया और संचार हो गया। ये सिर्फ केंद्र के अधीन होता है, रक्षा, बैंकिंग और संचार। और अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में आता है आपका जैसे कि पुलिस हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, जेल हो गया, जन स्वास्थ्य होगा। ये कहाँ पर आता है? राज्य सूची में। समवर्ती सूची का सबसे बड़ा जो उदाहरण है कंक्रीट लिस्ट का, वो है आपका बिजली नहीं, आपका शिक्षा। समवर्ती सूची का सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो बिजली तो है ही है, लेकिन शिक्षा भी है। बिजली दोनों बनाती है, शिक्षा भी देखो सीबीएसई बोर्ड भी है, एसपी बोर्ड भी है, दोनों आपको पता चलने चाहिए। अच्छा, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सारी की सारी। वन हो गया, तो वन देखो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट भी है, इंडिया फॉरेस्ट भी है, एफआरआई भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेल मिला के, इसके लिए दोनों सरकारें काम करती है। तो इन तीनों ही सूचियों का आपको पता चल गया। अगर दोबारा पेपर में पूछी जाएगी तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला शब्द है कि जापानी शब्द सुनामी का क्या अर्थ है? तो सुनामी का जो अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पे, सुनामी का जो अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। तो बंदरगाह की लहरें जो है वो सुनामी का अर्थ होता है। इस बात को आपने याद रखना है। मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितना ज़्यादा इस मैराथन को पढ़ोगे उतना बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप सीखते जाओ। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे निम्न में से किस सिपाही थे? अगर बात की जाए मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे जो है वो किसके सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने भैया रॉयल इनफील्ड जो कारतूस थी उनसे छीलना जो है, इसको छीलने से मना कर दिया था, उसके विरोध में विद्रोह कर दिया था। और 1857 के विद्रोह में या भारतीय विद्रोह में प्रथम स्वतंत्र होने वाले सेनानी मंगल पांडे जी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो कब शुरू हुई थी? तो एग्जैक्ट 10 मई 1857 को शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मेरठ। तो मेरठ से जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और इस क्रांति में 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी व कमल। रोटी व कमल था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें जितनी बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आया और टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करें तो आपको पता होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई थी। ऐसा अध्यक्षों की ही बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो वो था 1924 का कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। और कांग्रेस के 40वें अधिवेशन को बेलगांव अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कब हुआ था बेलगाम अधिवेशन? बोलेंगे 1924। कांग्रेस का कौन से नंबर का था? 40वें नंबर का। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड देश की निवासी थी एनी बेसेंट। और भैया इसने कांग्रेस के 1917 में कोलकाता जो अधिवेशन होता है 33वें नंबर का, उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। तो पहली महिला भारतीय आएगा तो है सरोजनी नायडू। देखो पेन हमारे पास नहीं है तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हाथ से लिखा नहीं जाता है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब हमारे पास सारे यंत्र होंगे, आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो सरोजनी नायडू की बात करें तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है। और दूसरी बात, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने के साथ साथ आईएनसी की इसने किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद। ये वही अबुल कलाम आज़ाद है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, तो मौलिक अधिकारों की मांग 1931 में
कराची अधिवेशन में की जाती है। कौन इस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। जनगण मनगण कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, गाया गया था। और अगर बात करें वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में, जो कोलकाता में जो कांग्रेस का 12वां कौन सा अधिवेशन होता है? कांग्रेस का 12वीं जो कॉन्फ्रेंस होती है, 12वीं जो समिट होती है, इसमें गाया जाता है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो वंदे मातरम जो है वो इसके रचयिता है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस बात को आपने याद रखना। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को लिखा गया था, इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से लिया है वंदे मातरम? तो इनके द्वारा आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया है। और आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो क्या थे भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली रहने वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, इसके संरक्षक कौन है। तो भारत के संविधान का संरक्षक देखो राष्ट्रपति भी हो सकता है, लेकिन जो सही आंसर मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है उच्चतम न्यायालय। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वही क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या होता है? भारत की जो संविधान है उसका क्या एक और से संरक्षक है। उसको जो है वो क्या कर रहा है, उसको एक अपने क्या करता है। तो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, उसके मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए बने, जिनका नाम है श्री भूषण रामकृष्ण गवई। तो श्री भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्री भूषण रामकृष्ण गवई को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पिछले वाले क्वेश्चन से स्किप कर गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार दोबारा आए। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देने वाला है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो किसको देगा? अध्यक्ष को। शपथ इनको कोई नहीं दिलाता, बहुमत के द्वारा इनको चुना जाता है। अच्छा, त्यागपत्र रेजिग्नेशन की बात हो रही है, ओथ की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के CGI। सुप्रीम कोर्ट के CGI बोले तो मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CGI। और अगर बात करें राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। याद रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और शपथ इसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसी प्रकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मतलब आपस में दिला रहे, राष्ट्रपति को दिलाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिलाई राष्ट्रपति ने। तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसीलिए आप इन चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकट रमनी है, इनको शपथ कौन दिलाया? तो इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट जैसे जगदीप धनखड़ है, इनको शपथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाएगी। और रेजिग्नेशन बोले त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही देने वाला है। तो ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। अगला क्वेश्चन है कि रैयत शब्द
जो जुड़ा है, जो रेत शब्द जुड़ा है वो किसान से जुड़ा है रेत शब्द, इस बात को आपने याद रखना है। तो ज़्यादा हम यहाँ से कुछ पढ़ने वाले नहीं कि रेत शब्द जुड़ा है तो जी बिल्कुल किसान से जुड़ा हुआ है रेत शब्द, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो 2014 में जो शांति के लिए नोबेल मिला है वो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला थी कौन? मलाला यूसुफजई, याद रखना है। मात्र और मात्र 17 वर्ष की उम्र में मिला था मलाला यूसुफजई को। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली जो महिला या व्यक्ति तो बोलेंगे मलाला यूसुफजई। इनके साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को मिला था। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मलाला कहाँ से आती है? पाकिस्तान देश की थी मलाला, और कैलाश सत्यार्थी भारत से थे। इनके द्वारा भारत में एक आंदोलन चलाया जाता है, बचपन बचाओ आंदोलन। अच्छा, बात की जाए नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई। प्रत्येक वर्ष जो नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। याद रखना, 10 दिसंबर को हर साल नोबेल दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। सबसे ज़्यादा बार जो नोबेल मिला है वो रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को कितने बार मिला है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। और रेड क्रॉस डे कब होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, ये आपको याद रखना है। गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? 2014 में मिला। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम अभिजीत बनर्जी को कब मिला? तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के व्यक्ति है, इनको 2019 में मिलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि एमआरपी का क्या अर्थ है? देखिए, एमआरपी की बात करें तो एमआरपी का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? तो एमआरपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य की बात करें ये तो एमआरपी की फुल फॉर्म हो सकती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए आपसे ओटीपी की भी पूछ सकता है। देखिए, ओटीपी की है वन टाइम पासवर्ड। देखिए, बेसिक सी आपसे पिन की भी पूछ सकता है। पिन की होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इसके अलावा क्यूआर कोड की होती है क्विक रिस्पांस कोड। एसएमएस की पूछी जाएगी तो बोलेंगे शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसी प्रकार एक है एमएमएस की बोल दे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। वाईफाई की बात करें, वाईफाई की एक बार पूछी गई थी वायरलेस फाइडेलिटी। और अगर बात करें जीआईएफ की बात करें ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। बात करें जीपीएस पूछी जा सकती, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। केवाईसी की पहले पूछी गई तो दोबारा आ सकती है। केवाईसी की नो यूर कस्टमर, तो नाउ यूर कस्टमर ये केवाईसी की है। पीडीएफ तो आपने सुना होगा बहुत बार। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएनजी की भी याद रख लेते हैं, सारी याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और यूआरएल की जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर एक और है www, तो www की है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, पैन की सबको आती है, परमानेंट अकाउंट नंबर है सर सबको आती है, तो दोबारा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। अगर बात करें समताप मंडल की तो समताप मंडल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? समताप मंडल की बात करें तो ये वायुमंडल की दूसरी परत है। यहाँ पर क्या है? तापमान बिल्कुल समान रहता है। और अगर बात करें समताप मंडल की तो यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो लेयर होती है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज होती है उनसे हमें बचाती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस यूनिट का जो है उपयोग किया जाता है? तो वो डॉप्सन इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुयान कहाँ पे उड़ाए जाता है? तो वायुयान आपकी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अच्छा, बादल आंधी तूफान वर्षा ये कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये हमें शो मंडल में देखने को मिलती है। वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो ठंडा मंडल है मध्य मंडल। शो मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है पृथ्वी से, और 18 से 50 समताप मंडल की होती है। मध्य मंडल की कितनी होती है? इसकी होती है 50 से 80। और अगर आयन मंडल की बात करें तो 80 से 400 या 400 से कभी कई किताबों में ऊपर भी दिया गया है। तो ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जरूर याद रखें।
अगला क्वेश्चन अंत का क्वेश्चन कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। देखो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। तो आईने अकबरी के जो लेखक है वो है अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। देखिए और भी बहुत सारी किताबें जैसे कि विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त की जो लेखक है वो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सारी किताबें ये आपको याद रखनी है। यामा महादेवी वर्मा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा गीत गोविंद, तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव किरण ने। चित्रगंधा और गीतांजलि तो ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आज के लिए इतना इस मैराथन से, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और जिसको वीडियो पसंद आई वो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।